वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग ग्रुप बी स्टार्ट कर चुके हैं, जो है कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और इसमें हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर लिया है, कोल्ड वॉर एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और इसमें हम लोगों ने मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर जाना, ओरिजिन ऑफ कोल्ड वॉर देखा और कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ कोल्ड वॉर पढ़ा। और आज हम लोग करेंगे एरियाज ऑफ द कोल्ड वॉर को, शीत युद्ध का कार्य क्षेत्र। तो आपसे इस पॉइंट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शीत युद्ध के कौन कौन से कार्य क्षेत्र रहे हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से एरियाज थे जहाँ पे कोल्ड वॉर बहुत ज़्यादा ही टफ सिचुएशन में था और ऐसा लग रहा था कि अब थर्ड वर्ल्ड वार हो ही जाएगा। तो आइए थोड़ा सा इस टॉपिक को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको अब आप लोग ध्यान से देखेंगे और अपने इसको क्वेश्चन वाइज नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट लॉन्ग दोनों। तो आइए देखिए, थोड़ा सा रीड करते हैं। यहाँ बोल रहा है कि शीत युद्ध ने बहुत से कठिन संघर्षों को जन्म दिया, परंतु इनमें से कोई संकट विश्व युद्ध नहीं करा सका। जबकि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे जहां महाशक्तियां यानी सुपर पावर्स, किन की बात हो रही है, अमेरिका और सोवियत रूस की बात हो रही है, कि वह डायरेक्ट संघर्ष की अवस्था में थे। इनमें से कोरिया, बर्लिन, कांगो, क्यूबा, वियतनाम, अफगानिस्तान, ये सारे जितने ये कंट्रीज जो हैं, इनको लेकर अमेरिका और सोवियत संघ में लगातार टेंशन्स बनी रहती थी। और ऐसे सिचुएशंस आ जाते थे कि जब लगता था कि अब इन दोनों के बीच वार हो जाएगी, अब इन दोनों के बीच वार हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, हालांकि ऐसे इनडायरेक्ट वार बहुत सारे हुए। इनडायरेक्ट वार की वजह से वहाँ बहुत सारी जिंदगियाँ और बहुत संपत्ति तहस नहस और नष्ट हुए, लेकिन परमाणु युद्ध टल गया। इस समय अब बहुत विशाल सेनाओं का निर्माण हो चुका था, परंतु संप्रेषण के टूटने के कारण और गलतफहमियां और संघर्षों को बहुत बढ़ावा मिला। यानी कि ये दोनों कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, या फिर सिचुएशन ऐसी थी कि दोनों ही कंट्रीज़ में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। दोनों ही इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं थे कि हमें रिलेशनशिप को सही करना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वार की स्थिति बन जाए। अब क्या हुआ कि ऐसे संकटपूर्ण समय में गुटों से बाहर स्थित गुट निरपेक्ष देशों ने दोनों ही देशों के बीच टेंशन को कम करने और प्रत्यक्ष युद्ध को टालने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट रोल किनका था? प्रधानमंत्री नेहरू का। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में आगे भी हम लोग इस ग्रुप में हम लोग पढ़ेंगे। तो इन दोनों देशों के बीच टेंशन को कम करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जितने भी नॉन अलाइंड मूवमेंट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जितने भी कंट्रीज़ के बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा। इसी प्रकार कांगो संकट के समय संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सफल मध्यस्थता की भूमिका का निर्वाह किया। कुल मिलाकर इन दोनों सुपर पावर्स ने युद्ध को टालना ही सही समझा, और इन दोनों देशों ने युद्ध के दौरान काफ़ी शस्त्र और काफ़ी ज़्यादा ही न्यूक्लियर बॉम्ब्स को इन्वेंट किए, और इससे काफ़ी टेंशन और काफ़ी दबाव का माहौल पूरे वर्ल्ड पे बना हुआ था। क्योंकि लगातार इन दोनों के पास इतने हथियार हो गए थे कि इनसे सिर्फ इन दोनों ही देशों को डर नहीं था, बल्कि इन दोनों देशों से पूरे विश्व को भी खतरा बन रहा था। इसलिए अब यह जरूरी हो गया था कि यूनाइटेड नेशन इस मैटर पे डिसीजन ले और इन दोनों ही कंट्रीज़ पे दबाव बनाए और इनसे कुछ संधियाँ करवाई जाए, ताकि अब ये अपने आर्म्स को कंट्रोल करे, और यानी कि शस्त्र को नियंत्रित करे, या फिर कुछ ऐसा करे कि अब शस्त्रों का निर्माण ये बंद करे। तो इस तरह काफ़ी सारे
संधियां इन दोनों ही देशों से कराए गए। जैसे 1960 में दोनों गुटों ने शस्त्र नियंत्रण हेतु कुछ संधियों पर हस्ताक्षर किए। इनमें से शामिल थे LTBT, NPT और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। इस तरह के कुछ संधि थे जो दोनों ही देशों ने शस्त्र निरोध हेतु संधिया की थी या शस्त्र नियंत्रण के लिए संधिया की थी। आइए मैं आपको थोड़ा सा जितने भी आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़ हैं इन दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में जो हुई थी उसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग नोट्स बनाने में आप लोगों को सुविधा हो। नेक्स्ट आइए। तो ये आपने देखा स्टूडेंट, ये सारे ट्रीटीज़ थे जो दोनों ही कंट्रीज़ के बीच यूनाइटेड नेशन के द्वारा करवाए गए थे। तो ये था आपका आज का एरियाज़ ऑफ द कोल्ड वार यानी शीत युद्ध के कार्यक्षेत्र। एक तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि शीत युद्ध के कार्यक्षेत्र से आप क्या समझते हैं या फिर शीत युद्ध का कार्यक्षेत्र कौन कौन से थे, तो आप सबसे पहले यही बोलेंगे कि वैसे एरियाज़ जहाँ समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब ऐसा लगने लगा कि अब दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में वार हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इन एरियाज़ में इम्पॉर्टेंट एरियाज़ थे कोरिया, बर्लिन, कांगो, क्यूबा, वियतनाम, अफ़गानिस्तान। ये कंट्रीज़ के मैटर्स को लेके दोनों ही कंट्री के बीच में वार होने की संभावना काफ़ी बार बनी लेकिन टल गई। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगी। तब तक आप इस पॉइंट को भी क्वेश्चन वाइज इसका नोट्स बनाइए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।